हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है, जिसके रिगार्डिंग यह जो आप बुक देख रहे हैं यह ज्ञान बिंदु की 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक है। 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक है, ये पहले ही रिलीज कर दी गई थी। इसमें जो है टोटल 25 सेट है और इस सेट में जो है इसका क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से दिया गया है, विस्तार पूर्वक दिया गया है। एक तरह से आप इसको रिवीजन करने के तौर पे कर सकते हैं। क्लास बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपका, क्योंकि बहुत ऐसे टॉपिक है जो आप भूल गए होंगे और बहुत ऐसे टॉपिक है जो आप नहीं पढ़े होंगे या पढ़ भी लिए हैं तो आपका रिकॉल हो जाएगा, इसमें रिवीजन हो जाएगा। यह जो आप देख रहे हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का क्या है, तो हल प्रश्न पत्र है। परीक्षा तिथि 22/12/2019 को द्वितीय पाली में हुई थी। सेट नंबर 13 है आज, और सेट नंबर 1 से लेके 12 तक जो है मैंने फुल एनालिसिस क्लास करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, चैनल में है, प्रेजेंट है, प्लेलिस्ट पब्लिक किया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। क्लास जो है सेट 1 से लेके 12 तक वो हो गया है। आज सेट नंबर इसकी 13 होने वाली है और इसमें 25 का 25 सेट मैं करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक एक सेट पूरा 25 का 25 सेट मैं करवाऊंगा, तो जरूर रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबान न्यूजीलैंड ने की थी। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो है ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। इसका भी हो जाएगा कि 1-2-3 जो है 18 आईसीसी जो है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी और 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, ये भी सही है। और तीसरा है 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट कप विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था, ये भी सही है। और 2023 में वर्ल्ड कप हुई थी आईसीसी सीनियर का, तो वो कहाँ पे भारत ने आयोजित किया था उसका। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। 18 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से पराजित किया था। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है आईसीसी के द्वारा अंडर 19 टीमों द्वारा किया जाता है। 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका ने किया। प्रथम आईसीसी अंडर 19 1988 के विजेता ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराकर बना था, यानी प्रथम आईसीसी अंडर 19 के विजेता कौन रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जब मनाया जाता है आपको ए नंबर हो जाएगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सन 1970 से पृथ्वी दिवस संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण समर्थन में सतत रूप से मनाया जाता है, सतत रूप से मनाया जा रहा है। मृदा, वायु और जल के प्रदूषण पर बढ़ती चिंता को उजागर करने के लिए 1970 ईस्वी से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी 70 ईस्वी से जो है प्रथम पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। पृथ्वी दिवस 2023 का विषय था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह में निवेश कर रहे हैं, हमारे ग्रह में निवेश कर रहे हैं। पृथ्वी दिवस 2024 का जो विषय था कि ग्रह बनाम प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक। और 2025 जो है आवर पावर एंड प्लांट। 2025 का जो थीम है क्या है, तो आवर पावर एंड प्लांट है, ठीक है। पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या था, तो ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी क्या कहते हैं प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। और 2025 का थीम क्या था, आवर पावर एंड प्लांट। तीसरा, सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी का मुख्यालय आपको मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों की जोखिमों से रक्षा हेतु 12 अप्रैल 1988 को स्थापना की गई थी। क्या, तो सेबी की 12 अप्रैल 1988 को। 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा मिला था। 30 जनवरी 1992 को जिनको वैधानिक दर्जा मिला था। सेबी प्रतिभूति बाजार की नियामक इकाई के साथ साथ अर्ध विधायी, अर्ध न्यायिक और अर्ध कार्यकारी भूमिका निभाती है। वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष जो है माधवीपुरी बुच प्रथम महिला, माधवीपुरी बुच प्रथम महिला है। सेबी के संगठनात्मक ढांचे में चेयरमैन के अतिरिक्त 4 पूर्णकालीन सदस्य और 4 अंशकालीन सदस्य इसके बोर्ड में शामिल होते हैं। यानी तो क्या कहा गया कि संगठनात्मक ढांचे में चेयरमैन के अतिरिक्त
4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालीन सदस्य जो है इसके बोर्ड में शामिल होते हैं। और अभी जो मतलब इसका दिया गया है कि वर्तमान सेविका अध्यक्ष कौन है, तो माधवी पुरी हुई। एक बार चेक कर दीजिएगा, क्या पता चेंज हो गया होगा, मैंने नहीं देखा है, और कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल जाएगा। 4, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है न्याय शब्द जो है निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है, तो ये हो जाएगा बी, कानूनी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है, कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति से लिया गया, 1917 के जो है रूस की क्रांति से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान 1976 के द्वारा प्रस्तावना अमेरिकी संविधान यानी प्रथम लिखित संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना के भाषा पर ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रस्तावना क्या है, प्रभाव है। यानी हमारा जो प्रस्तावना है उसके भाषा पर किसका प्रभाव है, तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रस्तावना पर प्रभाव है। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता जो है ये जो वाक्य लिया गया है जो फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 में हुई थी वहाँ से लिया गया है। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अरुण 3 जल परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका नेपाल हो जाएगा। नेपाल के अरुण नदी अरुण 3 जल विद्युत परियोजना स्थित है। और नेपाल के अरुण नदी पर जो है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है, तो 900 मेगावाट। इस परियोजना से विद्युत नेपाल के धलकेवर से भारत के मुजफ्फरपुर में भेजी जाएगी। क्या है कि इस परियोजना से जो है विद्युत जो है नेपाल के धलकेवर से भारत के मुजफ्फरपुर में भेजी जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर हो गया। नेपाल सरकार ने इस परियोजना का गठन 1992 ईस्वी में किया है। नेपाल ने इस परियोजना का गठन जो है 1992 ईस्वी में ही किया था, लेकिन पर्यावरण संबंधित चिंताओं और विरोध के फलस्वरूप यह परियोजना रुकी हुई थी। वर्तमान में यह परियोजना क्या निर्माणाधीन है, यानी कार्य प्रगति पर है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यवहन कर सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 65 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। यानी क्या कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहें या किसी कारणवश वो नहीं रहे या उनका जो है या कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया, तो उस समय जो है आर्टिकल 65 के अनुसार वे राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य निर्वहन कर सकते हैं। अनुच्छेद 62 है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का क्या कहते हैं, प्रावधान है, पदावधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 63 है कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63 में जो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी उपराष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि लोकसभा अनुमोदन करती तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि लोकसभा अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से क्या है, तो हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। यानी राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति जो है केवल 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ना ग्रहण कर ले, जब तक नया राष्ट्रपति कार्यभार ना ग्रहण कर ले। 7 नंबर है कि भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। यानी भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सी त्रिपुरा। त्रिपुरा में किया गया। भारत के उत्तर पूर्व गार्जी बेलोनिया के बीच 23 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन त्रिपुरा के अगरतला में 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। त्रिपुरा के अगरतला में
यह रेल लाइन दक्षिणी त्रिपुरा के अंतिम सीमावर्ती शहर सबरूम को जोड़ेगा। यह रेल लाइन जो है दक्षिणी त्रिपुरा के अंतिम सीमावर्ती शहर सबरूम को क्या करेगा, तो आपस में जोड़ेगा। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प जो है नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। किसका है? नेपच्यून का। हिप्पोकैम्प नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा यानी उसका उपग्रह है। सेटी SETI सर्च फॉर एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस कैलिफोर्निया नाम की संस्था ने इस चंद्रमा की खोज की। कैलिफोर्निया नाम की संस्था ने क्या किया, तो इसकी खोज की। किसकी? तो हिप्पोकैम्प की। नेपच्यून यानी वरुण का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, तो नैयाद है। याद रखिएगा वरुण का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो नैयाद है। सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है, यानी सूर्य से बहुत ही दूर है तो इसीलिए क्या ठंडा है। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है, अतः यह हरे नीले रंग का ग्रह है। वरुण के चारों ओर जो है अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है, इसीलिए जो हरे नीले रंग का यह ग्रह है। क्या कहते हैं, जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गाले जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गाले ने वरुण की खोज 1846 ईस्वी में की थी। वरुण की खोज जो है 1846 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा स्थानीय शासन। स्थानीय शासन जो है राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का नहीं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वर्तमान में संघ सूची में जो है 100 विषय कितने हैं, 100 याद रखिएगा। राज्य सूची में आपको 61, संघ में हो जाएगी 100, राज्य में हो जाएगा 61, समवर्ती में हो जाएगा 52। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में स्थान नहीं मिला उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है तथा यह संसद को प्रदत्त शक्ति अवशिष्ट विधायी शक्ति। यह कैसी शक्ति है? संसद की विधायी शक्ति। यानी क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई विषय है ना वो संघ सूची में है, राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा? तो इस पर कानून बनाने का शक्ति जो है वो संसद को है और यह शक्ति उसी कैसी है? तो विधायी शक्ति है। रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, डाक एवं तार, प्रसारण, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि संघ सूची के क्या है? विषय है। संघ सूची के क्या है? तो विषय है। कृषि, लोक सेवा, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, क्रय एवं विक्रय आदि राज्य सूची के क्या है? तो विषय है। ये सब जो है ये सभी राज्य सूची के ही विषय हैं। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, जलमार्ग, कारखाना, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा आदि क्या है? तो समवर्ती सूची के विषय हैं। किसके हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बिहार में नेतृत्व? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। उस समय पटना के कमीशन विलियम टेलर थे। पटना के जो कमिश्नर जो है वो कौन थे? तो विलियम टेलर थे। पूछता है कि उस समय पटना के कमिश्नर कौन थे? तो आपके विलियम टेलर साहब हो जाएंगे, विलियम टेलर। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहब धोधू पंत। नाना साहब का एक और नाम था धोधू पंत ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया। कानपुर से कौन कौन किया? तात्या टोपे और नाना साहब। कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबा दिया। कैंपबेल ने क्या कर दिया? तो कानपुर के विद्रोह को दबा दिया। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो खान बहादुर खान ने किया। 1857 के क्रांति का जो तत्कालीन कारण भी पूछता है। एनफील्ड राइफल के कारतूस के ढक्कन में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जाना था, ये इनका मुख्य कारण था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने बाघ और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। बाघ और जनरल ह्यूसन की क्या कर दी? तो हत्या कर दी। हडसन होना चाहिए था, जनरल ना ह्यूसन, ठीक है। बलिया के रहने वाले मंगल पांडे को उस घटना के बाद 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ? तो फांसी दे दी गई। क्या हुआ? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने, पूछता है कौन से नेटिव के थे? तो 34वीं, और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। उन्होंने हत्या कर दी, तो इसी के कारण जो उनको जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। 11, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 हो जाएगा। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान
करता है, स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों से निषेध किया गया। अनुच्छेद 24 में जो है 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों से निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 जो है मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्श्रम को निषेध करता है। अनुच्छेद 23 जो है यानी मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध करता है। अनुच्छेद 28 में सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। अनुच्छेद 28 जो है सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा जो क्या है तो निषिद्ध है, यानी देना निषिद्ध है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण व धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है कि आप जो है तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है। सिखों को अपने धार्मिक प्रतीक जो है कृपान धारण करने का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है, यानी कृपान जो धारण करते हैं सिख जो है वो धारण करने के जो अधिकार उन्हें अनुच्छेद 25 ही देता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम या आय से किसी विशिष्ट धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित की गई हो। यानी क्या कहता है कि अगर मतलब कोई व्यक्ति हो उसे ऐसा कर देने के लिए कभी बाध्य नहीं किया जाएगा जिनमें जो है आगम आय से किसी विशिष्ट धर्म, यानी कोई भी धर्म हो गया, धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित की गई हो। यानी धार्मिक कर, एक तरह से मान लीजिए धार्मिक कर नहीं देगा। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हॉर्नबिल जो है आपको नागालैंड में किया जाता है, ये हो जाएगा नागालैंड में। नागालैंड की परंपरा व धरोहर व समृद्धि संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल में नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल व कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण जो है नायकी की बहादुरी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। क्या करता है कि सबसे बड़ा जो आकर्षण होता है वहाँ का एक नागा और नायकी की बहादुरी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। इस महोत्सव को संयुक्त रूप से जो है पर्यटन विभाग और कला व संस्कृति विभाग के द्वारा नागा विरासत गांव किसामा में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? तो किसामा में आयोजित किया जाता है। नागा विरासत गांव है वो, जो कोहिमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोहिमा से कितनी दूरी पे है? तो 12 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है जिसका नाम है किसामा, वहीं पे जो है यह आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल क्यों कहते हैं कि वहाँ के एक फेमस पक्षी है हॉर्नबिल, उसी के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल पक्षी का जो पंख है नागा समुदाय के लोगों द्वारा पहने जाने वाले टोपी का हिस्सा होता है। कि वहाँ जो है हॉर्नबिल, वहाँ के जो लोग जो टोपी पे पंख लगाते हैं वो हॉर्नबिल पक्षी के ही पंख होते हैं। ठीक है। आगे, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है। यानी कौन से जो है युद्धाभ्यास करते हैं दोनों मिलके? तो मित्र शक्ति है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य युद्धाभ्यास थल सेना है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास की शुरुआत जो है सन 2012 ईस्वी से हुई थी। मित्र शक्ति के जो है सन 2012 ईस्वी से हुई थी। आगे देखते हैं कि ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा बीजाणु गठन द्वारा। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन की प्रक्रिया जो बीजाणु का उपयोग जो है कर लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। राइजोपस सेप्रोफाइटिक और परजीवी कवक की एक प्रजाति है। ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं। वे सब्जियां, फलों, ब्रेड, जेली आदि जैसे कार्बनिक पदार्थ पर पाए जाते हैं। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड अथवा पिन मूड तथा एस्पेरजिलिस को ब्लू मोल्ड भी कहते हैं। लैंगिक प्रजनन जनन का वह प्रकार है जिसमें जीवों के जनन शरीर से 2 प्रकार के विशिष्ट कोशिका नर और मादा युग्मक बनती है जो एक दूसरे से मिलकर एक संयुक्त कोशिका युग्मनज बनाती है। यह युग्मनज बढ़ने पर नवजीव क्या हो जाता है? तो बन जाता है। आगे देखते हैं कि शैवालों में लैंगिक प्रजनन जो है समयुग्मक, विषम युग्मक तथा अंड युग्मक द्वारा होता है। शैवालों में जो लैंगिक जो है समयुग्मक होगा या तो विषम युग्मक होगा या तो अंड युग्मक द्वारा होता है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। विखंडन जो है अलैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें एकोकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के दौरान 2 समान अधोभागों में विभक्त होकर नए जीवों को उत्पन्न करते हैं।
विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन एवं बहुविखंडन। अयुवा में प्रजनन जो है द्विखंडन द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा होता है। मुकुलन में जनन जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल बड के रूप में उभरता है, जो बाद में अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। और नया जीव क्या होता है? तो बन जाता है। हाइड्रा में जनन मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में जनन जो है किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। बीजाणु निर्माण गठन में जनन पौधा बीजाणु नामक बीजाणु निर्माण गठन में जो है जनक पौधा बीजाणु नामक सैकड़ों सूक्ष्म प्रजनन इकाइयों को उत्पन्न करता है। जब पौधे का बीजाणु आवरण फटता है तो बीजाणु वायु में फैल जाते हैं। जब ये वायु वाहित बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों आर्द्र व उष्ण में वे अंकुरित होते हैं और नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। तो राइजोपस इसका क्या होता है? तो प्रमुख उदाहरण है। राइजोपस जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। 15 नंबर है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ था? तो ये 7 चरणों में हुआ था। 17वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुई थी। लोकसभा गठन वैक्स मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधि से होता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है। यह जो है लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? तो 550 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। इनमें से 524 सदस्य राज्यों में से और 19 सदस्य जो है संघ राज्य क्षेत्रों से हैं। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 500 निश्चित की गई है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 500 निश्चित की गई थी। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है जो कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 75 का 3 देखते हैं। अनुच्छेद 75 का 3 क्या कहता है? कि इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसके अनुसार जो है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है जनवरी 2020 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीटें आरक्षित थी, जो क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? मलेशिया का 16वां राजा बना है निम्नलिखित में से कौन? तो बी हो जाएगा, सुल्तान अब्दुल्ला जो है मलेशिया के 16वें राजा बने हैं। सुल्तान महमूद 5 के अचानक पद त्याग के बाद सुल्तान अब्दुल्ला को मलेशिया का 16वां राजा बना गया। मलेशिया का 16वां राजा भी कौन है? तो सुल्तान मोहम्मद 5 के बाद जो ही बने हैं तो सुल्तान अब्दुल्ला। कौन है? सुल्तान अब्दुल्ला। यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी 100 से कितना कर दिया? तो 120 कर दिया गया। और इसके हर को 10% घटा दिया, यानी 100 से कितना कर दिया गया? तो 90 कर दिया गया। तो भिन्न जो है 3/2 हो जाती है, तो 3/2 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या होगा? तो मूल भिन्न क्या होगा? तो कर देंगे 3 3 जा 9, 4/3। 4/3 से 3/2, यानी इसको x मान लीजिएगा, इसको x मान लीजिएगा। तो इसी तरह से डिकोड करके बना सकते हैं। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, तो निकल जाएगा भिन्न आपको। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फैराडे। फैराडे ने की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने 1831 ईस्वी में की। किसी बंद परिपथ सर्किट से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होने की इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम हैं। जब किसी कुंडली में संबंधित एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है या चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन के दर के क्या होता है? तो अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल E = क्या हो जाएगा? तो -n dθ/dt, -n dθ/dt। हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही प्रयोग किया जाता है। हृदय के लिए जो है कृत्रिम पेसमेकर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही प्रयोग किया जाता है। जलराशि जो स्पेन व फ्रांस दोनों ही 7 तटीय क्षेत्र बनाती है वह दर है। जलराशि जो स्पेन व फ्रांस दोनों ही 7 तटीय क्षेत्र बनाती है वह दर जो है आपको बिस्के की खाड़ी है। क्या है? तो बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी की अगर बात की जाए तो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। बिस्के की खाड़ी जो है स्पेन व फ्रांस दोनों के साथ क्या करता है? तो तटीय क्षेत्र बनाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या कहते हैं सेल्टिक सागर के दक्षिण में
बिस्के की खाड़ी क्या है तो अवस्थित है, बिस्के की खाड़ी वहीं पे अवस्थित है। आगे देखते हैं, नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में अवस्थित अटलांटिका महासागर का सबसे उत्तरी भाग है। अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तरी भाग है। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। कैस्पियन सागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा झील या पूर्ण विकसित समुद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के साथ स्थित कोकेसस पर्वत के पूर्व में, कैस्पियन सागर जो है यूरोप और एशिया के साथ स्थित कोकेसस पर्वत जो है उसके पूर्व में और मध्य एशिया के बृहद मैदान के परिपथ में स्थित है। बोथनिया की खाड़ी की बात की जाए तो बोथनिया खाड़ी जो है बाल्टिक सागर के सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित है। यानी बोथनिया की जो खाड़ी है बाल्टिक सागर के सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित है। यह फिनलैंड के पश्चिमी तट व स्वीडन के पूर्वी तट में तटीय सीमा बनाती है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक हैं मालविका अग्निमित्रम के लेखक जो है कालिदास हैं। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की नाट्य कृति है। इस नाटक में मालविदेश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम व उनके विवाह का वर्णन है। कालिदास के अन्य उल्लेखनीय कृति है आपको मेघदूत, अभिज्ञान संकुलतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम। याद रखिएगा, मेघदूतम, अभिज्ञान संकुलतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम किसकी कृति है तो आपको कालिदास की है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित हर्षचरित की रचना की थी। क्या की थी तो हर्षचरित की रचना की थी। कबीरदास की रचनाओं में प्रमुख है आपको बीजक। कबीरदास की रचना की बात की जाए तो बीजक है, रेमनी है, सबर है आदि। बीजक, रेमनी, सबर। सूरदास कीर्ति जो है आपको हो जाएगा साहित्य लहरी और सूरसागर। साहित्य लहरी और सूरसागर इनके दो प्रमुख फेमस हैं। पुनागनुर एक नाम है। पुनागनुर जो एक नाम है आपको हो जाएगा गाय की। पुनागनुर किसकी नाम है तो गाय का। पुनागनुर गाय की एक क्या है तो नस्ल है। पुनागनुर जो है गाय की एक नस्ल होने के साथ साथ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक नया कस्बा या शहर भी है। आंध्र प्रदेश में क्या है तो एक शहर भी ऐसा है। आगे है जमुनापुरी बोअरगोट। जमुनापुरी बोअरगोट, बारबरी, बीटल, मालबारी, जफराना, सिरोही आदि बकरियों की प्रमुख नस्ल है। फिर से पढ़ लेते हैं। हो गया आपको जमुनापुरी, बोअरगोट, बारबरी, बीटल, मालाबारी, जफराना, सिरोही, ये सब जो है बकरियां के प्रमुख नस्ल है। पूछता है ये सब। मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी। मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, भदावरी, नागपुरी, महसाना आदि जो ये भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है तो भैंस की। मुर्रा हो गया, जाफराबादी हो गया, नीली रावी हो गया, भदावरी हो गया, नागपुरी हो गया, महसाना हो गया, ये सब किसकी है तो भैंस की नस्ल है। भारत में पाए जाने वाले हाथी जो है एलिफस मैक्सिमस सिग्नस, एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन एलिफेंट की एक क्या है तो उप प्रजाति है। किसकी प्रजाति है तो ये एक उप प्रजाति है उसी की। हाथियों के संरक्षण और गैर कानूनी शिकार और तस्करी को रोकने के उद्देश्य से पूरा विश्व जो है 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाता है। हाथियों के संरक्षण और गैर कानूनी शिकार और तस्करी को रोकने के उद्देश्य से पूरा विश्व जो है 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाता है। 12 अगस्त को। हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है। हाथियों का दिमाग क्या होता है सबसे बड़ा होता है। आगे देखते हैं। लॉन्गक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। 2019 का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट नहीं है। ये हो जाएगा आपको मेघालय। लॉन्गक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन है मेघालय में किया जाता है। हाँ, ये याद रखिए कि कहाँ पे आयोजन किया जाता है तो ये मेघालय में किया जाता है। यह फेस्टिवल प्रत्येक नवंबर में 5 दिनों तक मेघालय में मनाया जाता है। प्रत्येक नवंबर में 5 दिनों तक जो मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय का है लॉन्गक्रेम डांस, इंपॉर्टेंट है एक तरह से। इस फेस्टिवल में अच्छी फसल, शांति और समुदाय की समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। शिलोंग के जो खासी हिल्स के निवासियों द्वारा जो है उत्साह से इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। शिलोंग के खासी हिल्स के जो है निवासियों द्वारा जो है इस फेस्टिवल को उत्साहपूर्वक आयोजन किया जाता है। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो इतना है 170.5 है, तो वह धनराशि क्या हो जाएगी। एकदम आसान क्वेश्चन है कि देखना है कि ब्याज का अंतर कितना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से मैंने साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इधर से निकाल लिया और साधारण ब्याज इधर से निकाल लिया। तो इस तरह से डिकोड कर दिया हम आंसर को, देख सकते हैं सोल्यूशन आप।
और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता है कि P/1 + R/100/T होता है, और साधारण ब्याज का पता है PRT/100 होता है। इस तरह से डिकोड करने पे जो है हमारा P का वैल्यू कितना आ गया 5500। कितना आ गया 5500। 24 देखते हैं। समाचार राष्ट्र गिरफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म सुधार से था। समाचार पत्र जो था राष्ट्र गिरफ्तार सच बताने वाला का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस धर्म सुधार से था, तो वो हो जाएगा आपको पारसी से था। समाचार राष्ट्र गिरफ्तार का संबंध पारसी धर्म सुधार से है। यह समाचार पत्र आंग्ल गुजराती पारसी धर्म में सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी एवं खर्शेदी कामा द्वारा प्रकाशित की गई थी। दादा भाई नौरोजी को जो है आपको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने तीन बार 1886, 1893 और 1906 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1886, 1893 और 1906 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूपी अंगों का क्या उदाहरण नहीं है? ये क्या हो जाएगा आपको? बंदर के हाथ। बंदर के हाथ जो है समरूपी अंगों के उदाहरण नहीं है। बंदर के हाथ जो है समजात अंग के उदाहरण नहीं है। समजात अंग के उदाहरण नहीं है। प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक जैसी होती है। क्या होती है? तो एक जैसी होती है संरचना, परंतु उनके कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। संरचना आपको एक जैसी लगेगी, लेकिन क्या होगा? कार्य जो उनके अलग अलग हो गए थे वो क्या कहलाते हैं? समजात अंग। समजात अंग के कुछ उदाहरण देखें तो पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपात। यानी पक्षी के जो पंख है वो क्या है? एक तरह से उनका हाथ है, लेकिन वो हाथ वाला तो काम करते नहीं, उससे वो क्या करते हैं? उड़ते हैं। घोड़े का अग्रपात जो है वो क्या है? वो एक तरह से हाथ है उसका, लेकिन वो उससे हाथ वाला काम तो करते नहीं है, वो पैर वाला ही वर्क करते हैं। मनुष्य के भुजा तथा गाय के अग्रपात, मतलब हमारा जो हाथ है और गाय का आगे वाला हो गया हिस्सा, वो भी उसका हाथ ही है और हमारा जो हाथ है, लेकिन हम अपने हाथ से हाथ वाला वर्क करते हैं, लेकिन वो अपने हाथ से हाथ वाला वर्क नहीं करता। मेढक के अग्रपात तथा पक्षी के पंख। प्राणियों के वे अंग जो समान कार्य करते हैं, यानी कार्य जो समान करते हैं लेकिन देखने में भी समान ही है। कार्य समान करेंगे, आपको देखने में भी समान लगेंगे, लेकिन उनकी उत्पत्ति व संरचना भिन्न है। समरूप अंग कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? समरूप। समरूप अंग के कुछ उदाहरण हो गए आपको कीट के पंख तथा पक्षी के पंख। कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, ये सब क्या है? समरूप अंग है। दिखने में समान है, कार्य भी समान है, लेकिन वो क्या है? तो उनका संरचना वो अलग है। कीट के जो पक्षी के जो पंख वो क्या है? उनका हाथ है, और कीट के पंख उनका पंख ही है। कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख। चमगादड़ के पंख क्या? उनका हाथ है। चने के पौधे की लता तथा मटर के पौधे की लता। ठीक है। 26 कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन जो हुआ नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा संविधान सभा की स्थापना एवं अन्य समस्याओं पर भारतीयों में विचार विमर्श करने के लिए भेजा गया था। यह 24 मार्च 1946 को जो है भारत दिल्ली पहुंचा। क्या कहते हैं? इस विषय में तीन सदस्य थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे, सर स्टॉफेड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, तीसरा थे एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कौन थे? तो नौसेना मंत्री थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया। शुरुआत में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया? तो कैबिनेट मिशन के प्लान को स्वीकार किया, किंतु बाद में जो है मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस प्रारंभ कर दी। कि कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब प्रारंभ हुआ? तो 16 अगस्त 1946। 27 निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? फोन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, लेकिन कैलोरी, जूल, BTU ये सब है। फोन देखें तो फोन ऊष्मा की इकाई नहीं है। फोन ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई है। ये ध्वनि या प्रबलता स्तर की इकाई है। कैलोरी ऊर्जा और ऊष्मा की, जूल कार्य वो कैलोरी ऊष्मा और ऊर्जा की, और जूल जो है कार्य व ऊष्मा की, तथा BTU जो है ऊष्मा की परंपरागत इकाई है। BTU जो है ऊष्मा की परंपरागत इकाई है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो कैलोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? कैलोरी कहलाती है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर
186 जूल होता है। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। 1 पौंड जल का ताप जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो है 1 BTHQ कहलाता है। 1 BTHU 252 कैलोरी के बराबर होता है। 1 BTHU जो है 252 कैलोरी के बराबर होता है। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? यानी दोबारा चीता लाएगी, किस देश से लाएगी? तो आपको नामीबिया से ही लाएगी। नामीबिया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी नामीबिया से भारत में दोबारा चीता लाने की योजना बना रही है। इससे पहले भी वहीं से लाया गया था। वर्ष 2022 में 8 चीते को लाया गया, जिसे मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया था। यानी वहाँ से जो 8 चीतों को लाया गया, उसे जो रखा गया कहाँ पे? तो कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। 1947 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भारत के आखिरी चीतीदार चीता की मृत्यु हो गई थी। 1947 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में जो है भारत के आखिरी चीतीदार चीता की मृत्यु हो गई थी। सन 1952 ईस्वी में देश के इस पशु को विलुप्त घोषित किया गया। देश से जो है इससे प्राणी को जो है यानी चीते को भारत से विलुप्त घोषित किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक सर्वाधिक निकाय है। क्या? तो एक सर्वाधिक निकाय है। भारत में चीता दोबारा लाने की परियोजना की परिकल्पना जो है 2012 ईस्वी में की गई थी। 2012 ईस्वी में ही की गई थी, जो कि 2022 में हुआ भी। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद दिसंबर 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद जो है दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया। भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था, वो आपको हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया के सुलावेसी में अक्टूबर 2018 को आए भूकंप और सुनामी पीड़ितों को राहत व सहायता हेतु भारत द्वारा क्या हुआ था? चलाया गया था। सिस्मोलॉजी क्या होता है? सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन व पृथ्वी के अंदर भूकंपीय तरंग के प्रसार से संबंधित है। भूकंपीय तरंग के प्रसार से क्या है? तो संबंधित है सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन व पृथ्वी के अंदर भूकंपीय तरंग के प्रसार से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर जिसे सकर्म पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, विश्व में भूकंप का सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है। इसकी अवस्थिति जो है प्रशांत बेसिन में है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है, जिसका विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में की थी। 1935 ईस्वी में की थी। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 3 स्केल है। 3 स्केल कौन कौन है? आपको रॉसी फॉरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। रॉसी फॉरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल जो है किस नदी के निकट स्थित है? तो भोगवा हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी के तट स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो है गुजरात सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से चावल उपजने के साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल से जो चावल के उपजने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिर्फ लोथल शहर के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। सिर्फ लोथल शहर के दरवाजे ही जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा दोनों स्थल से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगा दोनों स्थल से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगहों पर पाया गया है। अब उनका चिन्ह जो है सतलज नदी पर रोपर, घग्गर नदी पर कालीबंगन, रावी नदी पर हड़प्पा और संगम नगर स्थित है। ठीक है, सतलज नदी पर रोपर हो गया, घग्गर पर कालीबंगन हो गया, रावी नदी पर हड़प्पा और संगम नगर स्थित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो हो जाएगा आदेश का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और परमादेश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भारतीय संविधान में आदेश याचिका का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 32 जारी करता है। आपको हो जाएगा पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए नागरिकों को उच्चतम न्यायालय में याचिका आवेदन करना प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। उच्च न्यायालय में 226 के तहत, यानी 32 करेगा, 32 के द्वारा जो है उच्च न्यायालय में करेगा 226 और 32 है सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय यानी अधिकरण या राज्य के किसी प्राधिकारी को ऐसी रीटें आदेश तथा निर्देश जारी कर सकती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए क्या है तो आवश्यक है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 में जो है उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। उच्चतम न्यायालय ये एक मतलब 2023 में पूछा गया पीटी एग्जाम में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1972 ही होगा इसका, 1972 नहीं, 1972 नहीं होगा, 18। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? देखते हैं इसका आंसर। इसका हो जाएगा आपको 32 का 1958 में, सॉरी 32 का ही हो जाएगा 1977 में। आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में या 1977। भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो 1977 में की गई। पहली आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की गई थी। पहली आर्थिक जनगणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की गई थी। आर्थिक जनगणना में उत्पादन की इकाइयों या प्रतिष्ठानों की संख्या, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या या वित्तीय का स्रोत एवं स्वामित्व के प्रकार जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। सातवीं आर्थिक जनगणना का संचालन जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आगे देखते हैं। सातवीं आर्थिक जनगणना में आंकड़ों के संग्रहण, सत्यापन, रिपोर्ट सृजन एवं प्रसार के लिए IT आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। क्या कर रहा है कि IT आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। 29 जुलाई 2019 से सातवीं आर्थिक जनगणना जो है त्रिपुरा राज्य से आरंभ की गई। 2019 में क्या गया? त्रिपुरा राज्य से सातवीं जनगणना आरंभ किया गया, जो कि पूरा भी नहीं हो पाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो ये जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित है। वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या है तो अहरित है। ये जो है सही नहीं है, लेकिन वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, वह लाभ के पद पर धारण नहीं करता है। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित है। उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हताएं देखते हैं क्या क्या है कि पहला कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जानते हैं, पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जानते हैं। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ने ऑलिव रिडले सागरीय कछुए को जो है संकटापन की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। संकटापन की श्रेणी में क्या किया है तो सूचीबद्ध किया है। ग्रीन सागरीय कछुआ अमेरिका के हवाई द्वीप, प्यूर्टो रिको, वर्जिन द्वीप और फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर देखे जाते हैं। क्या कहते हैं? कैंपस रिडले सागरीय कछुआ, जिसे अटलांटिक रिडले सागरीय कछुआ भी कहते हैं, सागरीय कछुआ की एक दुर्लभ प्रजाति है तथा यह भी गंभीर रूप से क्या है तो संकटग्रस्त है। हॉक्सबिल सागरीय कछुआ का नाम जो है उनकी संकीर्ण व नुकीले जांच के कारण हॉक्सबिल सागरीय कछुआ रखा गया। हॉक्सबिल सागरीय कछुआ जो है उष्णकटिबंधीय महासागरों में मुख्यतः प्रवाल भित्ति के क्षेत्र में पाया जाता है। हॉक्सबिल सागरीय कछुआ उष्णकटिबंधीय महासागरों में मुख्यतः जो है प्रवाल भित्ति के क्षेत्र में पाया जाता है। आगे देखते हैं 35। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह
प्रदान करती है, तो वो हो जाएगा आपको सी एलियोवली। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, एलियोवली। मानव शरीर के फेफड़े में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें एलियोवली कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। साइनस खोपड़ी की हड्डी के घने हिस्से में हवा से भरा क्या है, तो एक गुहा यानी कैविटी है। श्वास नली मनुष्य, पशुओं और पक्षियों के शरीर में वह नली है, क्या है, तो वह नली है, वह नली होती है जो गले के अस्तर ग्रंथि यानी लेरिक्स को फेफड़े से जोड़ती है। क्या करती है, तो लेरिक्स को क्या करती है, तो फेफड़े से जोड़ देती है। श्वास नली मुख से फेफड़े तक हवा पहुंचाने के रास्ते का एक महत्वपूर्ण भाग है। श्वास नली जो है आपको मुख से फेफड़े तक हवा पहुंचाने का एक रास्ते का क्या, तो महत्वपूर्ण भाग है। कूपिका वायु जो है एल्यूवोलर एयर में ऑक्सीजन का दाब 37 mmHg होता है, जबकि सीरा कोशिका के रक्त को ऑक्सीजन का दाब जो है 46 mmHg होता है। नाक श्वसन मार्ग का प्रथम अंग है। नाक जो है श्वसन मार्ग का क्या, तो प्रथम अंग है। ग्रसनी, पाचन व श्वसन तंत्र जो है दोनों के अंतर्गत आते हैं। नाक श्वसन मार्ग का प्रथम अंग है। ग्रसनी, पाचन व श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, वायु गर्सनी से होता है। वायु एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं कि जो इनका अंतिम छोर वायु कोश यानी एलोबिल में खुलता है। प्रत्येक वायु कोश फेफड़े की संरचनात्मक एवं कार्यिक इकाई होती है। फेफड़ों के एलियावली में बाहर से ली गई वायु उपस्थित O2 जो है तथा एलियावली के ऊपर मौजूद मजबूत कोशिकाओं में प्रवाहित अशुद्ध रक्त में उपस्थित CO2 का शोषण झिल्ली द्वारा होने वाला आदान प्रदान गैस विनिमय कहलाता है। गैस विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। गैस का विनिमय जो है विसरण विधि के द्वारा होता है। श्वसन की दर जो है वयस्क मनुष्यों में 12 से 15 बार प्रति मिनट तथा शिशुओं में लगभग 44 बार प्रति मिनट होता है। मतलब क्या कहता है कि वयस्कों में जो 12 से 15 बार प्रति मिनट और शिशुओं में लगभग 44 बार प्रति मिनट होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा का घनत्व तथा ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, तो घटती जाती है। इसी कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति क्या होती है, तो बढ़ जाती है। रक्त में श्वास गति क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। 36 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। बगल से ऑटो क्रॉस कर रहा है बार बार। हाँ ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही नहीं है, तो इथेनॉल जो है पानी में घुलता नहीं है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यह कथन सही नहीं है। इथेनॉल पानी और कई कार्बनिक यौगिकों के साथ साथ आसानी से घुल जाता है। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल जो है कमरे के तापमान पर क्या होता है, तो तरल होता है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल भी कहा जाता है। इथेनॉल को सामान्यतः जो है अल्कोहल भी कहा जाता है। इथेनॉल का इस्तेमाल जो है आयोडीन में भी किया जाता है। आयोडीन में भी इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। पेंट हो गया, लाह और वर्निश के उपयोग के लिए इथेनॉल का प्रभावी विलायक है। पेंट, लाह और वर्निश के उपयोग के लिए इथेनॉल क्या है, तो एक प्रभावी विलायक है। इथेनॉल किण्वन का एक प्राकृतिक सह उत्पाद है। इथेनॉल क्या है, तो प्राकृतिक सह उत्पाद है किण्वन का। एथिलीन और जलायोजन से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। एथिलीन और जलायोजन से जो इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। 66वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? 2019 किसने जीता? ऑप्शन बी हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। ऑप्शन बी महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र ने 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 जीता है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत जो है वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? हैकाथॉन आयोजित 2019 किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजन किया गया था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाले दबाव, समस्याओं, बाधाओं आदि के समाधान हेतु जो है एक राष्ट्रव्यापी मंच प्रदान करता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के मंच से छात्रों को विभिन्न मंत्रालय, विभागों, उद्योगों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा गैर सरकारी संगठन के अंदर आने वाले चुनौतियों पर काम करने का अवसर मिलेगा। पहले 3 संस्करण जो है SIS 2017,
SIS 2018 और SIS 2019 नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने में बेहद सफलता साबित हुए हैं बेहतर। और 2025 की अगर हम बात करें, 2025 में जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2025 का आयोजन जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में किया गया। 39 डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं, तो क्लोरोफाइटा के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। हरी शैवाल उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। चट्टान पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइटस कहते हैं। लिथोफाइटस कहलाता है। जापान के निवासी पोरफायरा जो है नामक शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। जापान के निवासी पोरफायरा का नामक शैवाल का प्रयोग जो है भोजन के रूप में करते हैं। कॉन्ड्रस नामक शैवाल से आयरिस अगर प्राप्त किया जाता है, कॉन्ड्रस नामक शैवाल से जो है आयरिस अगर प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग जो है चॉकलेट बनाने में किया जाता है, अगर पदार्थ लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है जो प्रयोगशाला में पौधे के संवर्धन, आइसक्रीम आदि में प्रयुक्त होता है। अगर 2 बार दे दिया, अगर ग्रेसिलेरिया तथा जेलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। लेमनेरिया नामक शैवाल जो है आयोडीन प्राप्त किया जाता है। पूछेगा किस शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त किया जाता है, तो लेमिनेरिया। नॉस्टॉक, एनाबिना आदि शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं। यानी पूछेगा कौन कौन से जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखता है, तो नॉस्टॉक और एनाबिना शैवाल जो है वो क्षमता रखता है। यह वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सारगासम नामक भूरी शैवाल तथा कुछ अन्य लाल शैवाल का उपयोग जो है मवेशियों के चारा के रूप में किया जाता है। सारगासम और भूरी शैवाल। सिफ्लेरियोसॉस नामक शैवाल चाय के पौधे पर लाल कीट नामक पादप रोग उत्पन्न करते हैं। लाल कीट नामक पादप रोग जो उत्पन्न करते हैं। मैक्रोसिस्टस और नेरियोस्टिस को जैंट क्लिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैंट क्लिप्स। क्लोरोफाइसी क्या हो गया? हरा वर्णक। क्लोरोफाइसी हरा वर्णक, रोडोफाइसी लाल वर्णक, फियोफाइसी भूरा वर्णक। शैवाल में भोज्य पदार्थ का संचय मंड के रूप में रहता है। किसमें? मंड के रूप में रहता है। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड जो है कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से संबंधित है। कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से संबंधित है। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से संबंधित है। इस अवार्ड को कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ट्यूरिंग अवार्ड 2023 बॉम बेटकॉप को मिला। ट्यूरिंग अवार्ड 2023 जो है बॉम बेटकॉप को मिला। बॉम मेटकॉप को मिला 2023 का। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का क्या है? तो सर्वोच्च पुरस्कार है। और 2025 से अगर बात की जाए, 2025 में जो ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है 2 व्यक्तियों को, डॉक्टर बाट्रो और डॉक्टर सटन को। 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% की 2 क्रमागत छूट देता है। ठीक है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि 15% का लाभ हो? पहले तो अंकित मूल्य हम निकाल लेंगे। अंकित मूल्य निकाले तो 1000 पे मिल रहा है 2 छूट क्रमक, तो कितना हो गया? 720। अब परिवहन पर खर्च है इसका कर रहा है 110% यानी 792 आ गया। अतः मूल्य कितना हो गया? 792 बटा 115/100 यानी 910.8। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? डी हो जाएगा अरकाना योमा। ये नहीं है, लेकिन ग्रेट हिमालय, शिवालिक श्रृंखला और महाभारत श्रृंखला ये सब हैं। अरकाना यामा पर्वत श्रृंखला का संबंध नेपाल से नहीं है। म्यांमार में स्थित अरकाना योमा कहाँ है? तो म्यांमार में। अरकाना योमा में नागा हिल्स, भारत बर्मा सीमा, चीन हिल्स यानी उत्तर पश्चिम बर्मा और पटकई श्रृंखला भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में शामिल है। अरकाना योमा श्रृंखला का कुछ भाग बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है। अरकाना योमा का श्रृंखला का कुछ भाग जो है बंगाल के खाड़ी में डूबा हुआ है तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के रूप में फिर से उभरती है। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय कहा जाता है। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय की क्या? तो सबसे ऊंची श्रेणी है। ग्रेट हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ग्रेट हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है एवरेस्ट नेपाल में स्थित है।
महाभारत श्रेणी हिमाचल श्रेणी पीर पंजाल लघु या मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। ये दोनों जो है आपको पीर पंजाल लघु या मध्य हिमालय पर्वत का क्या है तो भाग है। शिवालिक श्रृंखला हिमालय या नवीनतम भाग है। शिवालिक श्रृंखला हिमालय का क्या है तो नवीनतम भाग है। इसे निम्न या बड़ा हिमालय भी कहा जाता है। निम्न या बड़ा हिमालय भी कहा जाता है। डैश ओलंपिक के लिए चैटी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है। चैटी रोबोट आपको जापान ने अनावृत किया है। जापान ने जापान में ओलंपिक के लिए चैटी रोबोट का अनावरण किया है। 24 जुलाई से 9 अगस्त तक जापान ओलंपिक 2020 के आयोजन में चैटी रोबोट का उपयोग किया गया। यह रोबोट जापानी कंपनी टोयोटा द्वारा बनाया गया था। कौन बनाया था तो जापानी कंपनी टोयोटा के द्वारा। यह रोबोट लोगों को उनके सीटों की ओर से निर्देशित करेगा। प्रासंगिक सूचनाओं के साथ साथ यह रोबोट पेय और खाद्य पदार्थों की डिलीवरी को भी सुनिश्चित करेगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल या ओलंपियाड पहली बार 1896 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है तो अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है तो हो जाएगा हमारा आंसर अपवर्तन। अपवर्तन के कारण वायुमंडल में तारों की रोशनी का विचलन तारों का टिमटिमाना है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण जल के भीतर पड़ी हुई मछली अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन के फलस्वरूप ही द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ जो टेढ़ी दिखाई पड़ती है। सूर्योदय के कुछ समय पहले था सूर्यास्त के थोड़े समय बाद जो है तब तक जो सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई पड़ता है। अपवर्तन ये सब जो है अपवर्तन का ही क्या है तो परिणाम है। जल से भरे बर्तन के पेंदी में पड़े सिक्के का थोड़ा ऊपर उठाया देना ये सब जो है किसका परिणाम है तो अपवर्तन की ही घटना है। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन जो है न्यूटन का घर्षण नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु विरामावस्था या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर लगे बाह्य बल के द्वारा वह अपनी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाध्य न हो, यानी कोई उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करे तब तक। 46 गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी वह कौन सा वर्ष है 2001 है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति वर्ष 2001 में हुई थी। यह भूकंप 26 जनवरी को 52वीं गणतंत्र दिवस पर आया जो 2 मिनट तक चलती रही। भौगोलिक आंकड़े के अनुसार भारत के लगभग 54% भूमि भूकंप के चपेट में है। 54% भूमि जो है भूकंप के चपेट में है। भारत में भूकंप की उच्च आवृत्ति और तीव्रता का कारण है भारतीय प्लेट का 47 mm पर साल की दर से खिसकना। क्या है तो खिसकता है पर भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र क्या कहलाता है यानी एपिसेंटर। भूकंप के केंद्र को ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं तो अधिकेंद्र कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल के सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत एवं नेपाल के सीमा पर गंडक नदी के क्या है तो तट पर स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित इस उद्यान को IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ने श्रेणी 2 में रखा है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के राज्य में जो है कुल्लू क्षेत्र में क्या है तो स्थित है। हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भारत के पूर्व लद्दाख केंद्र शासित में उच्च अक्षांश पर अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तर भारत उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर 3139 मीटर के आसपास क्या है तो स्थित है। आगे देखते हैं 48 नंबर 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा 2020 में जो जापान करेगा। जापान कर दिया 2020 हो गया बीत गया अभी। ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक खेल की मेजबानी 2 बार सन 1956 ईस्वी में मेलबर्न एवं 2000 ईस्वी में सिडनी में कर चुका है। 2 बार किया 1956 में मेलबर्न में और 2000 ईस्वी में सिडनी में किया है।
1924 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई। 1924 में भारतीय परिषद ओलंपिक की स्थापना की गई। इस परिषद के प्रथम अध्यक्ष सर जे टाटा थे। 33वां ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन जो पेरिस तथा 34वां ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स यूएसए में तथा 35वां ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन यानी ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। ठीक है, 2024 पेरिस जो कि हो चुका है, अब 28 लॉस एंजल्स यानी यूएसए में, अब 35वां जो है आपको 2032 यानी ब्रिस्बेन में प्रस्तावित है। 1960 ईस्वी में टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण रोम ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था, यानी प्रथम बार जो है टीवी पर प्रसारण ओलंपिक का किया गया 1960 ईस्वी में, वो भी रोम ओलंपिक। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो अमेरिका के तैराक माइकल फिलिप्स है। माइकल फिलिप्स, ये कल ही में पढ़ा है ओलंपिक के टॉपिक में, आप देख सकते हैं, खेलकूद के टॉपिक में करवाया हूँ, देख सकते हैं, क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? कारकोट राजवंश का संबंध जो है निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। कारकोट राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। हर्षवर्धन के जीवन काल में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की थी। कारकोट राजवंश के प्रसिद्ध राजाओं में ललितादित्य मुक्तापिंड तथा विनयादित्य जयपिंड का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग दुर्लभ वर्धन के समय कश्मीर आया था। कारकोट पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम था। क्या था? तो एक नाग का नाम था। क्या? तो कारकोट। कारकोट राजवंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का संस्थापित हुआ। कारकोट वंश के बाद जो है किस वंश का शासक हुआ कश्मीर पर? तो उत्पल वंश का। विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक ऑप्शन डी हो जाएगा वोल्ट। विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई इकाई क्या? तो वोल्ट है। वोल्ट एक कैसी राशि है? तो अदिश है, अदिश राशि है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में विभव की इकाई वोल्ट रखा गया। दो बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? दूरी विभवांतर कहलाता है। अर्थात v = क्या हो जाएगा किया गया क्या w बाय आवेश q हो जाएगा, यानी v बराबर w बाय q। w यानी किया गया कार्य यानी कार्य, और q मतलब आवेश यानी चार्ज। 50 तक अगर आपने कर लिया है तो 50 ही क्वेश्चन बचे हैं, 100 तक कंप्लीट कर ही लीजिएगा। इससे होता क्या है कि मोटिवेशन भी अंदर से होता है कि चलो एक प्रैक्टिस सेट यानी एक फुल एनालिसिस क्लास किए हैं, और थोड़ा सा रिकॉल भी होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का रिकॉल होता है, मोटिवेशन अलग आती है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और हाँ, अगर आप बिहार पुलिस, बिहार मध्य निषेध, बिहार कक्षपाल और दरोगा का तो ये है ही ऑल इन वन है, ये और ऑल इन वन ऑथेंटिक क्लास है। सभी का सिलेबस सेम ही होता है, आप देख सकते हैं। जरूर नहीं है कि आप बिहार मध्य निषेध की तैयारी करते हो उसके लिए अलग प्रैक्टिस सेट बनाएं, और बिहार पुलिस के लिए अलग प्रैक्टिस सेट बनाएं, और आप अगर आप दरोगा के प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो ऑल इन वन सब कवर हो जाता है। 51 निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा गॉनी स्मिथ नहीं है, 2019 का इंपॉर्टेंट नहीं है। गॉनी स्मिथ 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है। रसायन विज्ञान में 2019 का नोबेल पुरस्कार जॉन बी गुडनेफ, एम स्टैनली विटंगम और अकीरा योसानी को लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए दिया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता सभी क्षेत्र के प्रथम। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम कौन थे? तो साहित्य के क्षेत्र में 1901 में ही दिया गया, 1901 से प्रारंभ हुआ। सोली पुध्र में। शांति के क्षेत्र में 1901 में जीन हेनरी डुनांट एवं फेडरिक पासी को दिया गया। रसायन के क्षेत्र में 1901 में जैकबस हेनरिकिसन वैन टी हॉप। भौतिकी के क्षेत्र में 1901 में विल्हेम्स कॉनराड रॉन्टजन। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया पहली बार 1901 में ही एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को। और शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया 1967 बट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 1969 प्रथम बार दिया गया। रैगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गन, रैगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गन। और शास्त्र क्षेत्र में 1969 में प्रथम बार दिया गया। घोषणा 1967 में किया गया था, दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
52 देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। अष्टांगिक मार्ग के सलाह कौन देंगे, तो आपको हो जाएंगे गौतम बुद्ध देंगे अष्टांगिक मार्ग के। अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ही देंगे। मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के साधन है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कमंति, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश क्या हुआ, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, तो सती प्रथा पर रोक नहीं है, लेकिन पुलिस सुधार, सेना व न्यायिक सुधार, बंगाल विभाजन, ये तीनों था उनका महत्व योगदान है। सती प्रथा पर रोक में लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से नियम जो है 17 के आधार पर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। लॉर्ड कर्जन, जिसका टाइम पीरियड 1899 से लेकर 1905 था, लॉर्ड कर्जन ने सैनिक प्रशिक्षण में किचनर परीक्षा को शामिल कर सैन्य सुधार स्वरूप सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया। लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतें, धरोहरों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। अकाल आयोग का गठन कर्जन ने सर एटर्नी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में किया। कर्जन के कार्यकाल में ही 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। कर्जन के कार्यकाल में ही 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम क्या हुआ, तो पास किया गया। चौथा 54 है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित डैश प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। पूछ रहा नहीं थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये सब थे। 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें शामिल नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्य थे एन गोपालास्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। प्रारूप द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष जो है 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया था। 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया था। डॉक्टर बी.पी. खेतान की मृत्यु जो है 1948 के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी और बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियों वाली संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। यानी उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियों वाले संविधान का प्रथम प्रारूप क्या हुआ, तैयार किया गया। 55 निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट की निरूपित करता है। कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है, तो CaCO3 हो जाएगा ऑप्शन बी। CaCO3 ऑप्शन बी हो जाएगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की निरूपित करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है COCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में कई रूपों में, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, खड़िया, संगमरमर आदि के रूप में पाया जाता है। बूझे चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो प्राप्त किया जाता है। CaOH2 CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2O, CaCl2 Na2CO3 CaCO3 प्लस 2NaCl, इसका क्या है, तो फॉर्मूला है, रिएक्शन है, सॉरी। कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत रवेदार पाउडर होता है। कैसा होता है, तो श्वेत रवेदार पाउडर होता है। यह जल में लगभग अविलय होता है। 1200 केल्विन पर गर्म करने पर यह जो है विघटित होकर क्या हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, CO2। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंतमंजन, सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। 56 है कि 13वीं ईस्ट एशियन समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस देश में किया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर। 13वीं ईस्ट एशियन समिट का आयोजन सिंगापुर में किया गया।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों के नेताओं द्वारा संचालित एक मंच है जिसका गठन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा व समृद्धि के उद्देश्य से किया गया था। भारत शुरुआत से 2005 ईस्वी से सम्मेलन में भाग ले रहा है। पहला ईस्ट इंडिया समिट का आयोजन जो 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया। मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया। 57 है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय कौन थे उस समय? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को अन्य स्रोत एवं बीपीएससी के 64वीं के अनुसार 19 जुलाई, डेट है में थोड़ा सा चेंज है बट 19 जुलाई 20 जुलाई को शिमला में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई। कहाँ पे? शिमला में, याद रखिएगा शिमला में। बंगाल को दो प्रांत में बांट दिया गया। पहला पूर्वी बंगाल एवं असम प्रांत तथा पश्चिमी बंगाल। बंगाल को दो प्रांत में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल एवं असम प्रांत, यानी ये दो मिलकर एक हुआ, और दूसरा हो गया आपको पश्चिमी बंगाल। ढाका को पूर्वी बंगाल का मुख्यालय बना गया। पूर्वी बंगाल को ढाका का मुख्यालय बनाया गया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने बहावी आंदोलन का दमन किया था। बहावी आंदोलन का दमन कौन किए? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। आगे आपको 58 नंबर, इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो 58 का जो हमारा हो जाएगा, 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा टीकाकरण। ऑप्शन डी टीकाकरण। ऑप्शन डी तीव्र मिशन इंद्रधनुष इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण क्षेत्र से है। तीव्र गहन मिशन इंद्रधनुष को पूरे भारत में 2 दिसंबर 2019 को IMI 2.0 के नाम से शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य जो है 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों से रक्षा करना है। इस मिशन के अंतर्गत टीकाकरण अभियान में तपेदिक यानी हो गया टीबी, मेनिंजाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, टेटनस, काली खांसी, पोलियोमाइलिटिस और डिप्थीरिया के टीके शामिल है। डिप्थीरिया का क्या है? तो टीके शामिल हैं। आगे देखते हैं। इस मिशन के अंतर्गत कुछ विशिष्ट रोग जैसे कि ईमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा और जापानी इंसेफेलाइटिस के टीके भी बनाए जा रहे हैं। यह मिशन दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक चलेगी, जो कि हट गया है। पूछता है क्या क्वेश्चन, जो मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो टीकाकरण से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? निक्षय पोषण योजना से है। ऑप्शन बी हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। निक्षय पोषण योजना का संबंध तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस टीबी से है। निक्षय पोषण योजना का शुभारंभ अप्रैल 2018 से भारत के केंद्र सरकार द्वारा किया गया। यह योजना का पर्यवेक्षण भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। निक्षय पोषण योजना के तहत प्रत्येक टीबी रोगियों को प्रत्येक माह 500 रुपये दिया जाएगा। प्रत्येक माह 500 रुपये दिया जाएगा। इस योजना के तहत नामांकित कुल मरीजों एवं लाभार्थियों की संख्या 13 लाख तक पहुंच गई है। 13 लाख तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए रोगियों की आधिकारिक पोर्टल निक्षय पर अपना नाम दर्ज कराना होता है। निक्षय पर अपना नाम दर्ज कराना होता है। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। कहाँ? तो कर्नाटक में रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। इस पक्षी अभयारण्य में 200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। इस पक्षी विहार में सफेद सारस, उत्तरी क्षेत्र में पाए जाने वाले चौड़ी चोंच वाली बत्तख, खंजन आदि मध्य एशिया, साइबेरिया एवं हिमालय के प्रवासी पक्षी हैं। पिछले वर्ष कृष्णा राजा सागर बांध का अतिरिक्त पानी छोड़ दिए जाने के परिणाम स्वरूप इस अभयारण्य के उपस्थित सैकड़ों घोंसले और द्वीप जलमग्न हो गए थे। क्या हुआ कि इस पिछले वर्ष जो है कृष्णा राजा सागर बांध का अतिरिक्त पानी छोड़ दिए जाने के कारण परिणाम स्वरूप जो है इस अभयारण्य में उपस्थित सैकड़ों घोंसले क्या हुए? तो द्वीप जलमग्न हो गए। वर्ष 1940 में इस पक्षी विहार को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। पक्षी अभयारण्य। और 2022 में इसे रामसर आंध्र भूमि घोषित किया गया। इस पक्षी अभयारण्य को श्रीरंगपट्टनम के निकट कावेरी नदी के तट पर स्थित है
और अभी हाल ही में जो घोड़ाबिल पक्षी विहार जो कि कहाँ है, तो कटिहार में है, उसे रामसल साइट घोषित किया गया है। अब जो है बिहार में टोटल, एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद 6 हो गया, एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो प्लेनी हो जाएगा, 61 का हो जाएगा ए। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो प्लेनी थे। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे व खनिज पदार्थों का क्या है, तो विस्तृत वर्णन है। क्या है, तो विस्तृत वर्णन है। टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी क्या है, तो भूगोल है। टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी एक भूगोल है। टॉलमी किसके लेखक है, ज्योग्राफी की। अरस्तु की कृति हिस्ट्री ऑफ द एनिमल, हिस्ट्री ऑफ द एनिमल। पॉलिटिक्स, रेटोरिक, यूडेमियन एथिक्स आदि हैं। अरस्तु की कृति है आपको हिस्ट्री ऑफ द एनिमल, पॉलिटिक्स, रेटोरिक, यूडेमियन एथिक्स आदि हैं। सिकंदर महान क्या था, अरस्तु के क्या है, तो शिष्य हैं, शिष्य थे। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को, और उनकी कृति है आपको हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। आगे देखते हैं कि 62 निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है। सही कथन है सी हो जाएगा कि 1, 2, 3, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा, यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथन सही हैं, ये आपको हो जाएंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। इस दिवस पर दिए जाने वाले 4 पुरस्कार आपको जो निम्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पुराना नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, स्थापना इसे किया गया 1992 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापना 1985 में दिया जाता है, 1985 में किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार स्थापना 1961। ध्यानचंद अचीवमेंट पुरस्कार, ध्यानचंद अचीवमेंट पुरस्कार स्थापना 2002। पोक्किकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन सी हो जाएगा केरल राज्य से, केरल राज्य से है, केरल। भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के खबरों में भी रही पोक्कली धान का संबंध केरल राज्य से है। पोक्कली धान किस में लवणता, सहिष्णुता, लवणीय जल में सुरक्षित के लिए प्रसिद्ध है। पोक्कली धान को भारत सरकार ने 2008 में GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया। 2008 में पोक्कली केरल के अलेप्पी, त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों में लवणीय जल से भरे तटीय क्षेत्र में उगाए जाने वाली क्या है, तो चावल की किस्म है। गहरे जलीय क्षेत्रों में चावल की यह किस्म अपने आप को जीवित रखने के लिए 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ जाती है। पोक्कली धान अपने दुर्लभ स्वाद, बड़ी आकार और उच्च प्रोटीन धारणा के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। 64 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी सभी सही है। ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। 1997 में ट्राई की स्थापना, ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। ठीक है, ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, ये भी सही है। डॉक्टर RM शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं, ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। और अभी जो है आपको 2025 की अगर बात की जाए तो ट्राई के जो वर्तमान प्रमुख है डॉक्टर अनिल कुमार लाहेटी। कौन है? डॉक्टर अनिल कुमार लाहेटी। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार लाहोटी है, सॉरी। ट्राई की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून से की गई थी। ट्राई की स्थापना उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, ये भी सही है। डॉक्टर ट्राई के प्रमुख कौन है? तो अनिल कुमार लाहोटी। ये अभी बदल गए, ये नहीं होगा आपको। प्रश्न वर्ष के अनुसार 2024 में, ठीक है, ये 2024 में थे लेकिन अभी नहीं है, सॉरी 2024। अनिल कुमार लाहोटी ट्राई के प्रमुख। हाँ, ये देखिए दिया होगा यहाँ पे, अनिल कुमार लाहोटी जो अभी वर्तमान में अभी यही है। 65 सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर था। एक मील का पत्थर था, शिक्षा हो जाएगा। सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड्स प्रेषण भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। चार्ल्स वुड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। चार्ल्स वुड्स द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा जिसे वुड्स डिस्पैच या वुड्स या घोषणा पत्र कहा जाता है। वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन, क्या वुड डिस्पैच का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा से है। यह एक व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत एवं बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था, इसीलिए से
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसमें स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देशीय भाषाओं एवं उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाए जाने का स्वभाव था, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में आप क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में पढ़ाएं और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में। वुड डिस्पैच में इस बात पर भी बल दिया गया था कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा क्या हो, तो धर्मनिरपेक्ष हो। 66 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो डी है कि तीनों सही है, यानी भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजोन यूनिट ITLU की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी। मॉस्को में ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया, जो कि हो गया। ठीक है, भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो का तकनीकी संपर्क इकाई ITLU इसरो टेक्निकल क्या कहते हैं लीजन यूनिट की मॉस्को में स्थापित को मंजूरी दी है। ITLU को इसरो का आधिकारिक प्रतिनिधि होंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, ये हो गया। ITLU से इसरो रूस और पड़ोसी देश के अंतरिक्ष एजेंसी व उद्योग के पारस्परिक सहयोग देने में क्या होगा, तो सक्षम होगा। कम से कम 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा यह जो है। यदि यह मिशन सफल हुआ तो भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन मानव को अंतरिक्ष में भेजने क्या सफल हो चुका है। गगनयान को लॉन्च करने के लिए GSLV-MK3 यानी जियोसाइनोक्रोमोनियस सैटेलाइट लॉन्च वेसल मार्क 3 लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक। और हाल ही में जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में। कौन से देश घोषित किए हैं, तो अमेरिका ने किया है। नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से संबंध है, भाला फेंक खेल से है, जेवलिन थ्रो। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया भी जाता है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले एथलीट बन गए हैं। इनके सम्मान में भारत सरकार प्रति वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है। आगे, हेप्टाथैलॉन में 7 स्पर्धाएं होती है और यह खेल पुरुष और महिलाओं दोनों की होती है। पहले दिन 4 और दूसरे दिन 3। स्वप्ना बर्मन महिलाओं की हेप्टाथैलॉन का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय क्या है, तो महिला है। अजंता शरत कमल का संबंध टेबल टेनिस है। अजंता शरत कमल का संबंध जो है टेबल टेनिस है, जिन्होंने राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। दीपिका पुनिया स्वर्ण पदक पुरुष 86 किग्रा की फ्री स्टाइल राष्ट्रमंडल खेल 2022। रवि कुमार दहिया स्वर्ण पदक पुरुष 57 किलो फ्री स्टाइल में राष्ट्रमंडल 2022 में कॉमनवेल्थ हो गया। और विनेश फोगाट जो है स्वर्ण पदक महिला 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में राष्ट्रमंडल खेल 2022 आदि का संबंध किससे, तो कुश्ती से है। खेलकूद के टॉपिक में ये सब मैं अच्छे से करवा रहा हूँ, अब चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। सम्मिलित करना है। ऑप्शन डी हो जाएगी, घटना और वर्ष का सही मिलान करना है। ऑप्शन डी 1 का 3 हो जाएगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो आपको हो जाएगा 1918। 2 का 4 हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह भी हो जाएगा 1918। 3 का 2 हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, आगे देखते हैं। तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में अहमदाबाद मिल हड़ताल था। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल के मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद चल रहा था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में अंग्रेजी सरकार द्वारा कर वसूली के विरुद्ध एक आंदोलन था। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में बैसाखी के पावन पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए निहत्थे लोगों पे जो है जनरल ओडायर ने अंधाधुंध 1650 राउंड गोलियां बरसाई थी, जिसमें 379 लोग जो है सरकारी दस्तावेज के हिसाब से मारे गए थे, लेकिन 1000 लोग मारे गए थे वहाँ पे। 69 हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हो जाएंगे। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। हिंद स्वराज सन 1909 में लिखी गई थी। हिंद स्वराज को 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राज्यद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को रचना द आर्कटिक होम इन दी वेटर्स व गीता रहस्य में है
गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। जवाहरलाल नेहरू की रचनाओं में प्रमुख भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलकियां एवं टुवर्ड फ्रीडम, वर्ल्ड फ्रीडम है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की रचना में प्रमुख है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलकियां यानी ग्लिम्पिसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एवं टुवर्ड फ्रीडम, वर्ल्ड फ्रीडम है। ये सब जो है किनकी रचना है? तो जवाहरलाल नेहरू की रचना है। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो खमसिन हो जाएगा आपको मिस्र का स्थानीय पवन है, मिस्र का हो जाएगा। खमसिन मिस्र देश का स्थानीय पवन है। आगे देखते हैं, सहारा मरुभूमि के दक्षिण में विशेषता मिस्र में चलने वाले एक क्या है? तो गर्म स्थान पवन है, गर्म स्थानीय पवन है। जोंडा पवन अर्जेंटीना और उरुग्वे की स्थानीय पवन है। जोंडा जो अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत के पूर्व ढलान पर क्या होती है? तो बहती है। चिनुक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली गर्म व शुष्क स्थानीय पवन है। मिस्टल रोल नदी की घाटी फ्रांस स्पेन में चलने वाली ठंडी तथा शुष्क हवा है। हरमटन जो है सहारा मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है, हरमटन। अजित ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य से 4/5 भाग मूल्य से खरीदा और इसके मूल अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है कि डी, पहले बात तो 50% हो जाएगा इसका आंसर। वहाँ अंकित मूल्य को x मान लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x का 4/5 यानी 4/x/5 विक्रय मूल्य निकाल लेंगे इस तरह से। और लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, और इस तरह से हमारा 50% आ जाएगा। 72, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जेपी सेतु जो है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु गंगा नदी पर स्थित है। दीघा सोनपुर पुल जो है बिहार में गंगा नदी पर एक रेल सड़क पुल है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक में विपक्ष के लिए जेपी को याद किया जाता है। जेपी ने संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन का आह्वान किया था। 1999 में उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1999 में। 1965 में सार्वजनिक सेवा के लिए जेपी को मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। जेपी को मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क के सदस्य देश हैं? सार्क के सदस्य देश हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी हो जाएगा आपको सभी हो जाएगा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान नहीं है। सार्क सदस्य देश निम्न है, आपको हो जाएंगे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत, मालदीव और पाकिस्तान। यहाँ टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ईरान सार्क के सदस्य देश नहीं है। सार्क दक्षिण एशियाई संगठन, सहयोग संगठन दक्षेस की स्थापना सन 1985 में व्यापार, निवेश तथा संपर्क द्वारा क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक दशा में उत्थान के लिए की गई थी। सार्क का मुख्यालय नेपाल में काठमांडू में स्थित है। सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में दिसंबर 1985 में हुआ था। प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। सार्क का फुल क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है। यह है क्या है? तो बी हो जाएगा गुड़। मयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया। यह क्या है? तो गुड़ है। क्या है? तो गुड़ है। सुर्खियों में रहा मयूर जिसे जीआई टैग दिया गया वह गुड़ है। केरल के इडक्कू जिले में मिलने वाला मयूर गुड़ को 2019 के भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया था। मयूर गुड़ का निर्माण सदियों से पारंपरिक विधि द्वारा किया जाता है। इस कारण इसे जो है जीआई टैग के लिए चयनित किया गया था। मयूर क्या है? गुड़ है, याद रखिएगा। मयूर गुड़ की बिक्री केरल का वन विभाग करता है। कौन करता है? तो केरल का वन विभाग करता है। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा गायन से। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई जो है छत्तीसगढ़ की पहली कलाकार का संबंध गायन से। वो छत्तीसगढ़ की पहली कलाकार है जिनका संबंध जो है गायन से। तीजन बाई छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है। पंडवानी क्या है? ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मिजोरम। ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है।
पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला में स्थित फोंगपुई को ही नीला पर्वत यानी ब्लू माउंटेन कहा जाता है। फोंगपुई को ही ब्लू माउंटेन कहा जाता है। फोंगपुई एक पर्वत माना जाता है। इसका नाम लई भाषा से लिया गया है, जिससे फोंग का मतलब है घास भूमि या मर्म होता है और पुई का अर्थ होता है महान। फोंगपुई एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ब्लू माउंटेन फोंगपुई की ऊंचाई 2164 मीटर है। लुसाई पहाड़ियां, जो कि मिजो पहाड़ियां भी कहलाती है, भारत के मिजोरम व त्रिपुरा राज्य में स्थित एक पर्वतमाला है जो पटकाई पहाड़ी के तहत एक उप श्रृंखला है। लुसाई पहाड़ियां जो है, जो मिजो पहाड़ियां भी कहलाती है, भारत की मिजोरम व त्रिपुरा राज्य में स्थित एक पर्वतमाला है जो पटकाई पहाड़ियों की एक उप श्रृंखला है। 77 देखते हैं कि वेरिनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी की उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए हो जाएगा झेलम। वेरिनाग झेलम नदी की उद्गम स्थल है। झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के शेषनाग या वेरिनाग झील है। झेलम पाकिस्तान के झांग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी के पुराने नाम क्या है, तो अश्कनी है। अश्कनी चिनाब नदी की पुराने नाम है। आगे, वेरिनाग स्प्रिंग में से एक अष्टकोणीय पत्थर का बेसिन है, जिसे जो है मुगल सम्राट जहांगीर ने 1620 ईस्वी में बनवाया था। ऋग्वेद के नदी सूक्त यानी 10 या 75 में आर्य निवास में प्रवाहित होने वाली नदियों का वर्णन मिलता है। इन्हें मुख्य आपको कुंभा यानी काबुल नदी, करमू यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमत, सिंधु पुरुनी यानी रावी, सुतुद्री यानी सतलज, विस्तिस्ता यानी झेलम, विपाशा यानी ब्यास और सरस्वती, यमुना और गंगा। भारत में प्रधानमंत्री जो है, भारत में प्रधानमंत्री ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। ठीक है। 79 देखते हैं, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कहाँ पे हुआ था 1931 में जो है, ऑप्शन डी हो जाएगा कराची में। कहाँ पे हुआ था, कराची में। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते, जो कि 5 मार्च 1931 का हुआ था, उसका समर्थन किया गया। किसमें, कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को, जिसने कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। कौन थे, कराची अधिवेशन की बात की जा रही है। यह सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस सत्र था। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में जो है एकमात्र क्या था, तो सत्र था, कांग्रेस सत्र था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इस अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का। पटना के बांकीपुर में 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर की अध्यक्षता में 27वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। 27वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 कोलकाता में पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में आयोजित सत्र में पहली बार जनगण मन गाया गया था। 80 नंबर है कि डिजिटल करेंसी ABER एवर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन बी हो जाएगा UAE व सऊदी अरब। डिजिटल करेंसी एवर का UAE एवं सऊदी अरब द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है। चीन के आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है, तो रोमनिवी है। युआन जो है रमनिवी का मूल इकाई है। क्या है, रमनिवी का मूल इकाई है। येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। येन जो है जापान की आधिकारिक मुद्रा है। कतरी रियाल कतर की मुद्रा है। कतरी रियाल जो है कतर की मुद्रा है। स्विस फ्रैंक जो है स्विट्जरलैंड और लिechtenstein की आधिकारिक मुद्रा है, स्विस फ्रैंक। ठीक है। 81 पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 234 यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है। इसमें कैमरा था लेजर उपकरण लगा है। चौथा, यह भारत का क्या उत्पाद है। पंछी के बारे में निम्नलिखित कथन सही है कि यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है। इसमें कैमरा था लेजर उपकरण लगा हुआ है। यह भारत का क्या उत्पाद है, यह इजराइल का उत्पाद नहीं है। यह जो है UAV अनमान्ड एरियल वेक्सिकल छोटे हवाई जहाज़ों में उड़ान भरने के लिए क्या है, तो सक्षम है। इसे बेंगलुरु स्थित DRDO द्वारा विकसित किया गया है। DRDO द्वारा किया गया तो विकसित किया गया है।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10.5 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2 होता है। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यह जल में घुलने पर दूध जैसा दिखता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। MgOH2 प्रकृति में बुसराइड खनिज के रूप में होता है। MgOH2 प्रकृति में जो बुसराइड खनिज के रूप में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड का सामान्य घटक है। 4 मई 1818 को अमेरिकी आविष्कारक जॉन कैलेज ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पेटेंट करवाया। पदार्थ की बात करें, पदार्थ और पीएच का, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का वैल्यू 10 होता है। मानव रुधिर का 7.5, दूध 6.8, चूने का पानी 10.5, अंडे का सफ़ेद भाग 7.8 होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 15 होता है लगभग। सांद्र HCl का होता है लगभग 1। जठर रस का होता है लगभग 1.2। ये NCERT का कक्षा 11 अध्याय 7 पेज नंबर 215 से लिया गया है। देखिए स्रोत भी देता है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह पराधान्विक गति से चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। इसका जो जाएगा आंसर हमारा डी हो जाएगा कि सभी सत्य है। डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथन सही है कि यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह पराधान्विक गति से चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। ब्रह्मोस को पनडुब्बी जहाज़ों, विमानों और जमीनों से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह रूस और भारत के DRDO का एक संयुक्त उद्यम है। आप हमें बताइएगा कि DRDO का स्थापना कब हुआ था? बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बुर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ये हो जाएंगे आपको ए नंबर, मिल्कमैन। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा मिल्कमैन पुस्तक लिखी गई है। मिल्कमैन पुस्तक को फिक्शन श्रेणी के अंतर्गत इसके लेखक एन्ना बर्नस को 2018 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। मिल्कमैन पुस्तक को फिक्शन श्रेणी के अंतर्गत इसके लेखक जो है एन्ना बर्नस को 2018 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को शक्ति देता है। किस चीज का? डी हो जाएगा कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को संसद विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। आगे है कि भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच आपातकाल का क्या है तो उल्लेख किया गया। 352 से लेकर 360 के बीच अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा करना, उसके विलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। यदि किसी साधारण बिल विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जबकि इसकी अध्यक्षता जो है स्पीकर द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन किए जाने पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संसद के किसी भी सांसद द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। अनुच्छेद 52 के प्रावधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रावधान होता है। अनुच्छेद 52 के प्रावधान के अनुसार जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति देश का क्या होता है? संवैधानिक प्रावधान होता है। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है? तो इसका जो हो जाएगा हमारा कह रहा है कि कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति हो जाएगा इसका आंसर। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में होता है। प्राक्कलन समिति मतलब उसी के सदस्य में से होता है। प्राक्कलन समिति के लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं। कितने? लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं। इस समिति में राज्यसभा के सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें जो है राज्यसभा के सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य हो तो समिति का अध्यक्ष वही चुने जाते हैं। लोकलेखा समिति का प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहते हैं। लोकलेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है।
इस समिति को 15 सदस्यीय लोकसभा में 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। 22 सदस्यों वाली सार्वजनिक उपक्रम समिति में 15 सदस्य लोकसभा के 7 सदस्य और राज्यसभा के होते हैं। 22 सदस्यों वाली सार्वजनिक उपक्रम समिति में जो है 15 सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। आगे है कि ए अकेला उस काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, सी अकेला 24 घंटों में पूरा करता है। तो तीनों को मिलकर जो है काम को पूरा करेंगे। तो पहले तो आसानी से 16, 20, 24 कैल्शियम लेके दक्षता निकाल लीजिएगा और इस मेथड से बना लीजिएगा तो आसानी से ये बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 252। लास्ट में 88 सॉल्यूशन देख लीजिएगा, इसका भी हो जाएगा 252। ठीक है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है, आपको ए नंबर जनित्र कहलाता है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनित्र कहलाता है, यानी जनरेटर। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस विद्युत जनित्र में प्रायः माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पे तरल होती है? तो कमरे के ताप पे जो तरल हो जाएगी आपको ब्रोमीन हो जाएगी, ऑप्शन सी ब्रोमीन। आगे देखते हैं। ब्रोमीन जो है अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है। यह लाल भूरे रंग का द्रव है। फ्रांस के वैज्ञानिक बेलार्ड ने ब्रोमीन की खोज 1826 ईस्वी में की थी। 1826 ईस्वी में की थी। फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, एस्टेटिन AT, यह सभी 5 आवर्त सारंगी के साथ 17 के तत्व या ये तत्व अधातु से संयोग कर लवण बनाते हैं। अतः इसी गुण के कारण जो इसे हैलोजन भी कहते हैं, किसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। हैलोजन तत्व को अतिक्रियाशील धातु कहते हैं। हैलोजन तत्व जो है अतिक्रियाशील धातु होते हैं। इसमें जो है एस्टेटिन रेडियो सक्रिय तत्व है। एस्टेटिन कैसा है? तो रेडियो सक्रिय तत्व है। फ्लोरीन और क्लोरीन बहुलता से उपलब्ध है, जबकि ब्रोमीन जो है तथा आयोडीन यह कम मात्रा में उपलब्ध है। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन NH2 NP3 होते हैं, जो कि उसमें अगली उत्कृष्ट गैसों से कम है। इन तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता जो है बहुत तीव्र होती है। इन तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता जो होती है बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है, बहुत ही उच्च होती है। वर्ग से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है उसमें कमी आती है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है। फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैस अवस्था में रहता है। ब्रोमीन एक द्रव अवस्था में पाए जाने वाला क्या धातु है। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। इन तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता इन तत्वों के जो विद्युत ऋणता होती है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें जो आपको हो जाएगा सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ऑक्सीकरण गुण की बात करें यानी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में जो है फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए दोनों सेम ही है। अगर विद्युत ऋणता की बात की जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बाद एस्टेटिन आ जाएगा, और ऑक्सीकरण की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के बाद क्या आ जाएगा? तो आयोडीन आ जाएगा। दोनों सेम ही है। थोड़ा सा याद करने के लिए आसानी है कि ऑक्सी अम्ल की बात करें, ऑक्सी एसिड की, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल ज्ञात है। हैलोजन के क्या है? ऑक्सी अम्ल ज्ञात है। हैलोजन के जो ऑक्सी अम्ल ज्ञात है वो है फ्लोरीन केवल। एक क्लोरीन 4 ब्रोमीन 3, इसको हैलोजन का ऑक्सी अम्ल जो है फ्लोरीन केवल है। एक क्लोरीन है, 4 ब्रोमीन है, 3 तथा आयोडीन भी है। 3 अम्लों का निर्माण करता है, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, BRS और आयोडीन। ठीक है। घटती विद्युत ऋणता क्रम के बारे में पढ़ा जाए तो HF, HCl और HBr और HI हो जाएगा। घटते क्रम है, यानी घटते क्रम में सबसे ज़्यादा पहले लिया जाता है। घटती विद्युत ऋणता क्रम जो है, अगर दाएं साइड से देखा जाए तो HI ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद HBr, HCl, उसके बाद HF। HF एक निर्बल अम्ल वीक एसिड है। HF कैसा है? तो एक निर्बल अम्ल वीक एसिड है। HCl, HBr तथा HI जलीय विलयन में प्रबल एसिड है। क्या? तो प्रबल एसिड है। HCl, HBr और HI। ठीक है, जिसमें HI ज़्यादा है, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl। ठीक है,
आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। यह हमारे आहार के प्रमुख तत्वों में से एक है। इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी घेंगा रोग उत्पन्न हो जाती है, यानी उससे वो रोग हो जाती है। आयोडीन गर्दन के पास पाए जाने वाली थायराइड ग्रंथि के विकास के लिए जरूरी है। ट्राइआइडोथायरोनिन T3 और थायरोक्सिन T4 हार्मोन उत्पन्न करती है। कौन? तो थायराइड। सल्फर यानी गंधक हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित क्या है? तो ठोस पदार्थ है, हल्के पीले रंग और स्वाद रहित। सल्फर का उपयोग कीटनाशक पदार्थों जैसे कि दिया, सलाई, बारूद जैसे पदार्थों में किया जाता है। सल्फर का उपयोग। आगे देखते हैं। आगे है कि 90 नंबर, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र में। विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र में स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत को अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1901 ईस्वी में दिया था। इसके पुस्तक के माध्यम से जो है ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई थी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले भारतीय सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी ने क्रमशः 1865, 1866 में लंदन इंडियन सोसाइटी तथा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1865 हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 हो जाएगा। महादेव गोविंद रानाडे यानी MG रानाडे भारतीय समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद थे। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, अहमदनगर शिक्षा समिति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु तथा बाल गंगाधर तिलक का जो है राजनीतिक और सोच का विरोधी माना जाता है। आगे, सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कलराज मिश्र। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 93, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? डी हो जाएंगे रवीश कुमार। रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया उनको, हाल ही में 2019 में दिया गया था। रवीश कुमार को एक भारतीय पत्रकार हैं, लेखक और मीडिया से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। रमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसी रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार रमन मैग्सेस पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेस की याद में दिया जाता है। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति। यह पुरस्कार सन 1958 में पहली बार सामुदायिक नेतृत्व के लिए भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता व प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। यह पुरस्कार 1958 में पहली बार दिया गया। किसको? तो आचार्य विनोबा भावे को। पवनार आश्रम की भी स्थापना ये किए थे। असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर CCHRC के निदेशक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर R रविकांतन को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित रमन मैग्सेस पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। दलाई लामा को 1959 का रमन पुरस्कार 64 वर्ष बाद 2023 से मिला। दलाई लामा को जो है 1959 का रमन मैग्सेस पुरस्कार 64 वर्ष बाद कब मिला? तो 2023 ईस्वी में मिला है रमन मैग्सेस पुरस्कार। और 2025 का रमन पुरस्कार की बात की जाए तो शाहिना अली को मिला है, जो कि कहाँ की है? तो शाहिना अली कहाँ की है? शायद मालदीव की है। मालदीव की है। कहाँ की है? तो मालदीव की है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? यूनाइटेड किंगडम में ऑप्शन बी हो जाएगा इसका स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग्स के सम्मान में यूनाइटेड किंगडम ने ब्लैक होल नामक नया सिक्का जारी किया है। 50 पैसे के सिक्के की सतह पर वृत्ताकार रेखाएं उकेरित है, जिसके ऊपर स्टीफन हॉकिंग्स का नाम उकेरा गया है। सिक्के के 2D इमेज के माध्यम से ब्लैक होल को दर्शाया गया है। इस सिक्के पर हॉकिंग्स के ब्लैक होल फॉर्मूले को भी अंकित किया गया है। हॉकिंग्स के ब्लैक होल फॉर्मूले को अंकित किया गया है। स्टीफन विलियम्स हॉकिंग्स एक विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक शास्त्री, ब्रह्मांड वैज्ञानिक, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक
ब्रह्मांड केंद्र के शोध निर्देशक थे। क्या तो ब्रह्मांड केंद्र के शोध निर्देशक थे। हॉकिंग्स ने ब्लैक होल एवं बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान दिया। हॉकिंग्स ने ब्लैक होल एवं बिग बैंग सिद्धांत को समझने के लिए जो है अहम योगदान दिया। हॉकिंग्स की चर्चित पुस्तक जो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह है, हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह है, आपको ये हो जाएगा महानदी। महानदी पे है। हीराकुंड बांध जो है महानदी नदी पर निर्मित है। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबी नदी 4800 मीटर बांध है। यह बांध महानदी पर स्थित स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। हीराकुंड बांध का निर्माण सन 1948 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह जो है 1953 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ। इस बांध को बनाने का उद्देश्य जो है बाढ़ पर नियंत्रण एवं विद्युत का उत्पादन है। महानदी छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों के निकट अमरकंटक सिंहवा से निकलती है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों के निकट जो है अमरकंटक सिंहवा से निकलती है। इस नदी को ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। इस नदी को ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। आर्टिकल 45 की अगर बात करें तो प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पर है। आर्टिकल 45 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ा गया है। यह मूल संविधान में का भाग नहीं था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। कितनी है? तो 11 है मूल कर्तव्यों की संख्या। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी की बात करें तो इस संशोधन अधिनियम के द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान का अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 45 तथा 51 के क में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 49 के अनुसार जो है राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 49 कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 के अंतर्गत जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण का प्रावधान है। ट्रिक इसका है कि 50 है तो 50-50 कर देगा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से यानी अलग कर देगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। 51 के अंतर्गत जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा? तो कदम उठाएगा। 97 इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? किसे परिभाषित करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, दाब को परिभाषित करता है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल जो है दाब को परिभाषित करता है। दाब का सही मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो पास्कल कहते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर इसे पास्कल भी कहते हैं। द्रवों का विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का सही मतलब पास्कल रखा गया। दाब कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि है। दाब का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ की यही प्रवृत्ति और तनाव क्या कहलाती है? तो पृष्ठ तनाव कहलाती है। द्रव के पृष्ठ की यही प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? तनाव या पृष्ठ तनाव कहलाती है। श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है। बलाघूर्ण बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परित घुमाने की प्रवृत्ति है। यह एक सदिश राशि है तथा उसका ऐसा ही मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर होता है। ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सियाचिन हिमनदी स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनद जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित क्या? एक हिमनद ग्लेशियर है। एक स्थित हिमनद ग्लेशियर है। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पे क्या है? तो आर्टिकल 45 यानी प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पे। पीर पंजाल श्रेणी हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर तक क्या है? तो फैली हुई है। पीर पंजाल और पीर पंजाल
पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, सिंथल दर्रा क्या है तो आदि प्रमुख है। कुमायूं हिमालय, हिमालय के पश्चिम मध्य खंड व सतलज नदी से 200 मील 320 किलोमीटर पूर्व में काली नदी तक क्या है तो विस्तृत है। काली नदी को महाकाली, काली गंगा या गौरी गंगा या शारदा भी कहते हैं। काली नदी को महाकाली, काली गंगा या गौरी गंगा या शारदा भी कहते हैं। यह उत्तराखंड में क्या है तो अवस्थित है। उत्तराखंड में क्या है तो अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक है? ब्रह्म समाज संस्थापक ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने भारत में पुनर्जागरण युग को क्या क्या प्रभावित किया। जिसने भारत में पुनर्जागरण युग को क्या किए तो प्रभावित किए। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय द्वारा द्वारिका नाथ टैगोर ने स्थापित किया था। 1828 में जो है ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय द्वारा द्वारिका नाथ टैगोर ने स्थापित किया था। उनके द्वारा इसने स्थापित किया था। सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में की थी। 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ पे तो बम्बई में। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है तो मूल शंकर। क्या नाम है? मूल शंकर। 100 लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? किन वर्षों में हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा 1845 से 46। 1845 से 46 आंग्ल सिख। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के काल में सिख शासक दिलीप सिंह व उनके वजीर लाल सिंह सेनापति तेजा सिंह के विरुद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में लगातार मुकदी, फिरोज शाह बोछवाल और आलीवाला 4 लड़ाइयाँ जो निर्णायक नहीं थी। केवल 5वीं सबराओं की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी। क्या कर रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के काल में सिख शासक दिलीप सिंह व उनके वजीर लाल सिंह सेनापति तेज सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है। इस युद्ध में जो है लगातार मुगदी, फिरोज शाह बोछवाल और अलीवाल 4 लड़ाइयाँ जो निर्णायक नहीं थी लड़ा गया था, जो कि निर्णायक साबित नहीं हुई। केवल 5वीं सबराओं की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। इस युद्ध में जो है सिख राज के पराजय का मुख्य कारण लाल सिंह विश्वासघात था। लाल सिंह क्या था तो विश्वासघात किया। सन 1846 ईस्वी में लाहौर संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। 1846 में लाहौर संधि हुआ, उसके साथ जो युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड जनरल डलहौजी थे। लॉर्ड जनरल डलहौजी 1846 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 18 अप्रैल 1848 से लेके 29 मार्च 1849 तक चली थी। 1848 से लेके 29 मार्च 1849 ईस्वी तक चली। इसमें कुल 3 रामनगर चिलियावाला गुजरात का युद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इसमें कुल 3 रामनगर चिलियावाला गुजरात के युद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इस युद्ध के समाप्ति के बाद जो है सिख राज का संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 ईस्वी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। इस युद्ध की समाप्ति के बाद जो है सिख राज का संपूर्ण हिस्सा जो है 29 मार्च 1849 ईस्वी को ब्रिटिश भारत राज्य में क्या हुआ तो मिला लिया गया। ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया गया। आर्टिकल 50 तो पता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण का प्रावधान है आर्टिकल 50 में। तो 100 के 100 क्वेश्चन हमारा खत्म होता है आज। और ये जो है आपका सेट नंबर कौन सा था तो सेट नंबर 13 था। ये 13 सेट नंबर 14 से लेके 25 तक अभी भी बची हुई है और मैं पूरा कंप्लीट करवा के रहूँगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए ऑथेंटिक है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार मध्य क्षेत्र कक्षपाल, बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस के लिए ये आप देख सकते हैं। क्लास बहुत ही ऑथेंटिक है और करंट अफेयर भी मैं डाल रहा हूँ। करंट अफेयर भी चल रही है क्लास, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।